हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी को स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएंस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूँ और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एसीएफ एग्जामिनेशन से रिलेटेड पर्यावरण सब्जेक्ट की लगातार वीडियो सीरीज चल रही है। अगर आपको वो सीरीज़ देखनी है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पर, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर टैप करके आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने सीजी व्यापम के कंप्यूटर सब्जेक्ट का 21 वीडियो का कंप्लीट पैकेज बना दिया है। अगर आपको वो वीडियो देखने तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर टैप करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल का प्लेलिस्ट कंपलसरी चेकआउट करिए, उसमें मैंने अलग अलग सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट बना दिए हैं जहाँ से उनको आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो आपको मैंने करंट अफेयर का वीडियो दिया था वो था आपके 1 से लेकर 7 जून तक का। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का करंट अफेयर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको करंट अफेयर का प्रीवियस लेक्चर का वीडियो लिंक मिल जाएगा, आप जिसको आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आप इस लेक्चर में आइए और मैं आपको 7 तारीख से आगे का कंटिन्यू कराऊंगा। ठीक है, मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की यार, करंट अफेयर जो मैं कलेक्ट करता हूँ वो बहुत सारे हो जाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको दिन में जो एक वीडियो बनाता था अब वो मैं 2 वीडियो बनाऊँगा और आपको डेली का डेली करंट अफेयर दूंगा। जैसे कि आज मतलब आज तो 1 तारीख है, कल 2 तारीख हो जाएगी, तो 2 तारीख में जो लेक्चर आएगा वो बेसिकली 1 तारीख का करंट अफेयर होगा। मैं एक पूरा दिन लगाऊंगा और जो भी मेरे को सोर्सेस मिलेंगे जहाँ से करंट अफेयर कलेक्ट होते हैं, मैं वो सोर्सेस के थ्रू करंट अफेयर कलेक्ट कर लूँगा और उसको अगले दिन के लेक्चर में दूंगा। तो 2 तारीख को जो करंट अफेयर आएगा वो 1 तारीख का होगा, ऐसे 3 तारीख को जो आएगा वो 2 तारीख का होगा। और हम लोग डेली का डेली छत्तीसगढ़, आपके इंडिया और आपके अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर तीनों को कवर करेंगे। ठीक है, मैं सेपरेट वीडियो आपको नहीं बना के देने वाला कि पहले छत्तीसगढ़ का कराऊँ, फिर इंडिया का कराऊँ, फिर अंतर्राष्ट्रीय कराऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो तीनों जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें तीनों का करंट अफेयर रहेगा। ठीक है, तो आपको कहीं अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं और रेगुलरली आपको वीडियो मिलेंगे उसके। ठीक है, अब मैं जितना हो सके कोशिश करूँगा, अगर किसी दिन मिस होता है तो मैं 2 दिन का एक साथ कलेक्ट करा के आपको करा दूँगा, लेकिन मैं आपको रेगुलरली कंटेंट दूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी जानने के लायक चीज़ें। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन कंपलसरी चेकआउट करिए, उसमें मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम है। आप मुझे लिंक पर टैप करके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कंपलसरी फॉलो कर लीजिए। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप वाले लिंक पर टैप करके मुझे अपना नाम और लोकेशन सेंड करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ दूंगा। ऑलरेडी 200 मेंबर हैं जहां आपको ऑलरेडी करंट अफेयर और बाकी सारे स्टडी मटेरियल मिलते हैं, तो आपको जो सर्विस मिलती है उसका फ़ायदा उठाओ। ठीक है, और हाँ, एक और चीज़ जो मैं भूल गया बताना कि मैं आपको CGPSC प्रीलिम्स के लिए, ACF के लिए और CG व्यापम के जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए आपको होम ट्यूशन और आपके जूम क्लासेस के थ्रू पढ़ाना चालू कर रहा हूँ 5 तारीख से। ठीक है, उससे संबंधित जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कीजिए या फिर उस नंबर पे आप कॉल भी करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, 25,000 रुपये का जो कोर्स है आपके CGPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का, वो मैं आपको बहुत ही कम रेट पे प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, आप कंपेयर कर लेना कितना रेट है, क्वालिटी वही रहेगी और आप जो पैसे दोगे वो आप मासिक किस्त में भी दे सकते हो। तो आपसे मैं एक साथ पैसे नहीं मांग रहा, लेकिन हाँ ये याद रखना कोई भी डेमो सेशन नहीं है। अगर आपको डेमो चाहिए तो आप 200 रुपये जमा करेंगे, उसके बाद आप 3 दिन तक डेमो ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर डाल चुका हूँ यार, डेमो क्या देखना है, उसी को देखो और डेमो समझ के ले लो। ठीक, तो कोई डेमो लेक्चर नहीं है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप मेरे घर आके पढ़ते हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 10 की रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जूम ऐप के माध्यम से 10 लोग ही एक साथ जुड़ेंगे, उससे ज़्यादा मैं स्टूडेंट की एंट्री नहीं लेने वाला। एक बैच में 10 ही लोग रहेंगे। एक और ऑप्शन है, अगर आप बहुत ही अमीर हैं और आपको ज़्यादा पैसे मुझे पे करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, 1-on-1 क्लासेस भी रख रहा हूँ मैं। उस पर आप और मैं केवल अकेले पढ़ेंगे और उसमें आप मुझसे कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो ये लग्जरी आपको रहेगी। लेकिन हाँ, उसके लिए जो मैं पैसे चार्ज करूँगा वो ज़्यादा पैसे चार्ज करूँगा। ठीक है, प्री लेक्चर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा, प्री लेक्चर मैं तब भी दूंगा और अभी भी दे रहा हूँ। तो प्री लेक्चर भी देखो, और अगर आपको जुड़ना है क्लासेस के थ्रू तो सारी डिटेल आपको नीचे स्क्रीन पे भी दिख जाएगी और
डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके मेरा व्हाट्सअप लिंक निकालिए, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। चलो यहाँ देखो, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ 2021 में आपके नई दिल्ली में। और जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पर्यावरण मंत्री जो है प्रकाश जावड़ेकर जी, इस समिट में हिस्सा लिया था उन्होंने। बेसिकली इस समिट का जो मेन फोकस था वो आपका जल संरक्षण पर जोर देना था। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 में कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। बस इतना याद रखो। नेक्स्ट है NII। ठीक है, इसका नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इन्होंने पहला भारत का स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन खोजा है जिसका नाम है SPAG9। ठीक है, और इसकी खोजकर्ता कौन थे, डॉक्टर अनिल सूरी। ठीक है, ये जो स्वदेशी ट्यूमर एंटीजन है बेसिकली किस काम के लिए आएगा, आपके सर्वाइकल और स्तन कैंसर के लिए। जैसा कि आपको पता होगा जो कि महिलाओं के लिए सबसे डेडलीस्ट कैंसर अगर किसी को बोलते हैं तो वो है आपका सर्वाइकल कैंसर और आपका ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, जेड गुडी का नाम सुना आपने, नहीं सुना? ब्रिटेन की काफ़ी फेमस एक्ट्रेस थी, उनकी डेथ हुई है सर्वाइकल कैंसर से। तो वो उतनी अमीर हो के भी अपना इलाज नहीं करवा पाई क्योंकि उसका दुनिया में इलाज नहीं है। ठीक है, इलाज मतलब भगवान भरोसे ही है जैसे कि कोरोना का इलाज चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत डेडलीस्ट डिसीज़ है और भारत में इसके एंटीजन की खोज की गई है जो एक बहुत ही बड़ी खोज है। ठीक है, खोजकर्ता का नाम आप याद रखना, डॉक्टर अनिल सूरी। ठीक है, नेक्स्ट, हैदराबाद के बायोलॉजिकल ई कंपनी जो है वो आपके डेवलप कर रही है कॉर्वैक्स वैक्सीन कोरोना वायरस के लिए, और ये भारत की स्पाइक प्रोटीन पे आधारित पहली वैक्सीन होगी। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ सकता है इस तरीके का क्वेश्चन, स्पाइक प्रोटीन पर आधारित भारत की पहली वैक्सीन कौन सी है, तो उसका नाम है कॉर्वैक्स। ठीक है, कोवैक्सीन या फिर आपका कोविशील्ड नहीं, कॉर्वैक्स एक अलग वैक्सीन का नाम है ना। और इसको डेवलप कौन कर रहा है, बायोलॉजिकल ई। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे भारत बायोटेक जो बना रही है वो कोवैक्सीन का निर्माण कर रही है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपके कोविशील्ड बना रही है, भारत में रेड्डी लैब जो है हैदराबाद की वो और रशिया के सहयोग से बना रही है आपकी स्पुतनिक वैक्सीन। भारत में जो हमने इंपोर्ट की है वो बेसिकली आपके रशिया से इंपोर्ट की है। ठीक है, भारत बायोटेक आपका कोवैक्सीन बना रही है वो तो ठीक है, आपकी जो एस्ट्रेजेनिका कंपनी है वो बना रही है आपके सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर आपका कोविशील्ड वैक्सीन। ठीक है, एक अभी और वैक्सीन आ रही है, हमारे भारत में चौथी वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है जो अभी न्यूज़ में आ चुका है, उसका नाम है मॉडर्ना वैक्सीन और वो बेसिकली अमेरिका से। ठीक है, बहुत ही जल्द भारत में फाइजर वैक्सीन को भी अनुमति मिलने वाली है। फाइजर वैक्सीन भी अमेरिका की है, फाइजर वैक्सीन और आपके स्पुतनिक वैक्सीन, दोनों वैक्सीन बहुत ही ज़्यादा हाईली आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट कोरोना वायरस। लगभग 90% से ऊपर इनकी एफिशिएंसी है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन की अगर एफिशिएंसी देखो तो कोविशील्ड की थोड़ी ज़्यादा एफिशिएंसी है, करीब 60 से 70%, 80% के आसपास है। कोवैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी सी कम है, 70% के आसपास। ठीक है, और ये अभी स्टडी में पाया भी गया है कि जो कोवैक्सीन से आपकी जो एंटीबॉडी का निर्माण होता है कोरोना वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए, वो आपके कोविशील्ड की अपेक्षा कम एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होता है। तो कोविशील्ड थोड़ी ज़्यादा अच्छी वैक्सीन है। ठीक है, ये स्टडी के आधार पर मैं बता रहा हूँ ना, मैं कोई यहाँ पे अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको जो लगाना लगाओ यार। इसके बाद है आपका बनिहाल से काजीकुंडा सुरंग का निर्माण हुआ है और ये 8.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, बेसिकली ये जो बनिहाल पास से जो पास होने वाली सुरंग का नाम क्या है, जवाहर सुरंग, जो कि आप जानते होंगे कि भारत की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, उसके 400 मीटर नीचे सेम आपके पहाड़ पे होगा, लगभग नहीं पता, लेकिन 400 मीटर नीचे ही आपका बनिहाल टू काजीकुंडा सुरंग का निर्माण हुआ जो कि 8.5 किलोमीटर लंबी है। इससे आपके जो श्रीनगर से जम्मू की दूरी है वो 16 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा काम है। तो अगर कभी किसी को घूमने का मौका मिला तो घूम के आना और बताना मुझे कैसा है करके। फ़ोटो दिया पेपर में लेकिन नहीं पता वो कैसा है। इसके बाद है नेक्स्ट, जो शुक्र ग्रह पर 2030 में नासा जो है 2030 तक नासा 2 अपने मिशन भेजेगा जिसका नाम है द विंची प्लस और वेरिटास। ठीक है,
हालांकि आपका जो नासा के जितने भी मिशन है उसके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे आपके मंगल ग्रह पे कौन सा मिशन भेजा गया था, जूनो क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, परसिवेंस क्या है, ये सारे बहुत सारे आपके जो मिशन हैं वो आपके नासा के द्वारा भेजे गए हैं अलग अलग ग्रहों पर। सब ग्रहों के नाम और कम से कम उसके मिशन का नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पीएससी में तो बहुत कम संभावना है, पूछ भी सकता है क्या पता, लेकिन आपके कम से कम एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग एग्ज़ाम, इस तरीके के एग्ज़ाम में आपसे इस तरीके के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछ देता है कभी। तो ये दोनों का नाम तो याद ही रखना, ये तो करंट अफेयर हो गया। लेकिन जो मैंने बताया जूनो, अपॉर्चुनिटी, परसिवेंस, ये सब जितने भी आपके हैं उनका नाम और कहाँ पे भेजा गया है वो याद होना चाहिए। नेक्स्ट है, हम लोग देखते हैं एक इंडेक्स आई है जिसका नाम है शिक्षा के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसको पीजीआई बोलते हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, मतलब शॉर्ट में इसको पीजीआई 2019-20 का अनाउंस हो गया है। उसमें A++ कैटेगरी मिली है आपके 5 राज्यों को, इसमें अंडमान निकोबार भी है, मैंने भूल गया, ठीक है। पहला राज्य कौन सा है आपका, पंजाब, ठीक है। चंडीगढ़ आपके जैसे पता है कि आपको यूनियन टेरिटरी है। तमिलनाडु, केरला और अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये 5 जगहों को आपका A++ कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। मतलब A++ एक्चुअली कहीं कहीं आपको 1++ भी दिखेगा, ऐसा वाला 1, रोमन संख्या का 1++, ठीक है। फिर उसके बाद 1+, उसके बाद 1, ठीक है। ऐसे 1 से लेके आपका 4 तक 5th तक राइटिंग है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को आपका 4था ग्रेड पे मिला है, ठीक है। मतलब समझ लो अगर इसको A मानते हो, 1++ को मतलब A++ मानते हो, इसको A+ मानते हो, 1 को आप A मानते हो, तो चौथा कौन सा हो गया, D ग्रेड। तो छत्तीसगढ़ को D ग्रेड मिला है समझ लो, ठीक है, या फिर 4था ग्रेड मिला है, ठीक है। तो इसके आगे के और करंट अफेयर है जिसको हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो उसमें सबसे पहले है आपका वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना। आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बताता हूँ इस योजना में है क्या। बेसिकली 3 साल तक आपको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान मिलेगा। क्या करने पर, जब आप अपने जो खेत या फिर कोई भी लैंड एरिया है वहाँ पर अगर आप वृक्षारोपण करते हो, तो वृक्षारोपण करने में फर्जी चीज़ क्यों उगाएगा भाई, वो साल सागौन ऐसी चीज़ें उगाएगा ना, ठीक है। तो एग्जैक्टली सरकार भी वही चाहती है कि आप वृक्षारोपण करें, उससे पर्यावरण का संतुलन भी बना रहा है। इसके अलावा सरकार की एक और मंशा है जो कि मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या हो रहा था छत्तीसगढ़ में, बहुत सारे लोग 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से जब धान बिकना चालू हो गया तो वो हिसाब लगा के सब लोग अब अपने खेत में धान ही धान बो रहे हैं। तो उससे क्या है, धान जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा पैदा होने लगा है। तो सरकार क्या चाहती है, धान का रकबा मतलब जो क्षेत्रफल है उसको कम किया जाए, ताकि धान हमारे यहाँ एक लिमिटेड अमाउंट में ही जितना पैदा हो रहा था उतना ही पैदा हो, ठीक है। और बाकी सारे फसलों को भी लोग अपनी जगह उगाएं, वो काम तो ठीक है। साथ ही साथ अगर आप वृक्ष उगाते हो तो उससे इमारती लकड़ियों की पैदावार भी बढ़ेगी, ठीक है, किसानों को भी फ़ायदा होगा और ये सारी चीज़ें। तो ये है वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, आप 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हो, ठीक। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट है वो मैं बताता हूँ। ग्राम पंचायत एवं संयुक्त वन समिति प्रबंधन के माध्यम से आप वाणिज्यिक वृक्षारोपण भी कर सकते हो। मतलब ये काम ग्राम पंचायत भी कर सकती है, ठीक है, और संयुक्त वन प्रबंधन समिति के साथ मिलकर। तो ये जो मैंने बताया ऊपर वाला वो था निजी क्षेत्रों का। निजी क्षेत्र मतलब एक व्यक्तिगत किसान या फिर एक व्यक्तिगत आदमी क्या काम कर सकता है वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। लेकिन ये लोग वाणिज्यिक वृक्षारोपण भी कर सकते हैं। मतलब आपके ग्राम पंचायत की जो बची हुई ज़मीन है वहाँ पे आप वृक्ष उगा दो, ठीक है। और वृक्ष उगाने के बाद जो लास्ट में क्या है, अब 1 साल बाद सफल ग्राम पंचायत को आपका 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पैसा मिलेगा। वो तो ठीक है, जो जैसा यहाँ पे मिल रहा था वहाँ पे भी सेम चीज़ वही है। लेकिन क्या है, आखिरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वृक्षों को काटने और विक्रय का अधिकार समिति के पास होगा। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हमारे कई सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनको काटने के लिए विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अगर आप इस तरीके से आप वृक्षारोपण करते हो तो उसको काटने और उसके विक्रय का अधिकार आपके पास रहेगा। मतलब अगर मैं उगा रहा हूँ तो मैं काट सकता हूँ एक टाइम लिमिट के बाद, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में है। तो ये फ़ायदे का सौदा है, जिसको करना है वो करेगा, ठीक है। हमको बस योजना क्या है वो जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका IFS संजीता गुप्ता, और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इस बुक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 170 प्रजाति का जिक्र किया गया है, ठीक है। कई लोग इसमें अलग अलग प्रजाति का नाम लिख रहे हैं, लेकिन मैं पेपर में जो पढ़ा हूँ और जो मेरे पास कटिंग रखी हुई है उसमें 170 प्रजाति का जिक्र है, ऐसा लिखा हुआ है, तो वही मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका 100 दिन का रोजगार। 100 दिन का रोजगार मतलब आपका मनरेगा, ठीक है। आपका छत्तीसगढ़ उसमें पहला स्थान पे है, ठीक है, 2021-22 पे, जो अभी का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, ठीक है। इसमें जो वन अधिकार पट्टाधारी परिवार है उनको 100 दिन का रोजगार जो छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है, अप्रैल और मई के महीने में ही उन्होंने 1681 परिवार को रोजगार दे दिया है, ठीक है। ऐसा आंकड़ों में है, ठीक है, जो कि आपका और लगभग जो आपके जो छत्तीसगढ़ को जो टारगेट मिला था उसका 25% से अधिक है, ठीक है। तो जो जितना काम उनको सौंपा गया था उसका 25% से अधिक है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ ने ऑलरेडी 25% से अधिक काम कर लिया है, तो ये अच्छी बात है, मतलब इतने सारे लोगों को रोजगार मिल गया। नेक्स्ट है आपका दिव्यांग को रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ 4th पोजीशन पे, सर्वाधिक परिवार को रोजगार देने के मामले में है 6वें पोजीशन पे, ठीक है। लक्ष्य के विरुद्ध कार्य की पूर्णता पर इसका जो पोजीशन है वो 7th है, ठीक है। केंद्र सरकार ने 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लक्ष्य रखा है। 13 करोड़ 50 लाख मानव दिवस का लक्ष्य, मतलब इतने दिवस का लक्ष्य रखा है ओवरऑल, जिसमें छत्तीसगढ़ जो है वो अभी तक पहले स्थान पर है मनरेगा में रोजगार देने के मामले में, ठीक है। वन अधिकार पट्टाधारी परिवार को रोजगार दिया 100 दिन का, तो ये आपका एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। और अभी तो कुछ दिनों पहले पेपर में आया था कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 2% है, और कई सारे लोग मीम बना रहे हैं इसके ऊपर, लेट इट बी। लेकिन हाँ, रोजगार बाकी लोग को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उससे सबसे पहले है आपका डायरेक्टर जनरल डेवी प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम की घोषणा की गई है, जिनका नाम है आपका के श्री कुमार नायर, और ये बेसिकली भिलाई से है, तो इनका नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद एक पेपर में न्यूज़ आई थी, छुई खदान से लेकर आपका बकरकट्टा नक्सली प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे एक सड़क बनी है जिसमें 9 मोड़ हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं यार, केसकाल घाटी में कितने मोड़ थे, तो ये भी आ सकता है, क्या पता, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए MSP घोषित किए गए। मैंने जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अलग अलग लिस्ट भेजी थी, ठीक है, उसमें आप सारे का देख सकते हैं। मैं आपको केवल धान का बता रहा। धान सामान्य है आपका 1940 रुपये प्रति क्विंटल, धान ग्रेड A का है 1960 रुपये प्रति क्विंटल, ठीक है। तो 1940 और 1960 ये याद रखना, हमेशा ग्रेड A का जो रेट रहता है वो ज़्यादा रहता है, 20 रुपये ज़्यादा, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट, ठीक है। तो आप ये रेट याद रखना, क्योंकि धान का हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। कितना रुपये बढ़ा वो बता देता हूँ, 72 रुपये बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। कितना प्रतिशत बढ़ा, तो ये 50% बढ़ा है, और ये आपका 52% बढ़ा है, ठीक है। तो ये आप फैक्ट याद रख लेना। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी याद रख सकते हैं, लेकिन धान जरूरी है, उसको याद रखना ही रखना। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने आपका 6 सब्जियों के नई किस्में की खोज की है। अच्छा, ये छूट गया क्या, ठीक है, चलो इसको पहले देख लेते हैं। तो कौन कौन सी सब्जी की किस्में हैं आपकी? इंदिरा कंकुड़ा 2, इंदिरा विंग बीन 2, छत्तीसगढ़ साखेन बंडा, CG डांग कांदा 1, ठीक है, छत्तीसगढ़ सेम 1, छत्तीसगढ़ सफ़ेद बैंगन 1, ठीक है। ACF एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बार मुझे याद है कि आपका धान की किस्मों के बारे में एक क्वेश्चन आया था आपके CGPSC में, तो हो सकता है कि ये आपके ACF एग्जामिनेशन में उठा के दे दे, क्या भरोसा, ठीक है। इन दोनों को आपका शहीद गुंडाधर कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जगदलपुर जी ने खोजा है, आपके इंदिरा कोंकड़ा और ये विंग बिन को, ये दोनों को आपका खोजा है आपके, सॉरी मैं गलत बता दिया, ये ऊपर के 2 जो हैं उसको खोजा है आपके कृषि महाविद्यालय आपके अंबिकापुर में, ठीक है। सेकंड दोनों को आपका खोजा है आपके
शहीद गुंडाधर कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र जगदलपुर ने, और ये दोनों आपके अनुसंधान केंद्र जगदलपुर ने ही खोजा है। ठीक है, तो आप ये सब 6 को याद रखना। ठीक है, 3 बैंकों का निजीकरण होने की संभावना है आपका, सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी हुआ है कि नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये संभावना है, पेपर में आया था, तो ध्यान रखना। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट आया है भारतीय कप्तान, जो फुटबॉल के कप्तान सुनील छेत्री है, उन्होंने 74 अंतर्राष्ट्रीय गोल कर दिए हैं और वो लियोनेल मेसी से आगे निकल गए। ठीक है, अभी ये जितने भी लाइव खिलाड़ी हैं जो अभी खेल रहे हैं उस पर तीसरे नंबर पे हैं अभी वर्तमान स्थिति में। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल है, उसके बाद मेसी के हैं, उसके बाद तो मेसी से आगे ये निकल गए हैं आपके सुनील छेत्री। ठीक है, एक और मेरे ख्याल से बीच में कोई है, लेकिन मेरे को जहाँ तक पता है अब ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अभी यूरो कप चल रहा था, तो रोनाल्डो ने कितने गोल मारे हैं उसमें वो मुझे नहीं पता, और मेसी मेरे ख्याल से यूरो कप में नहीं खेल रहा है। ठीक है, वो तो यूरोप का ही होता है। तो वहाँ पे कितने गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मारे वो आप चेक कर लेना। ठीक है, तो ये याद रखना, मेसी से आगे निकल गया आपके सुनील छेत्री। गुजरात के केवड़िया को इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनाने की योजना है। ठीक है, यही केवड़िया के पास में आपका साधु बेट नाम की एक जगह है, जहाँ पर आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति रखी हुई है। ठीक है, पता होगा आपको। हेमचंद साहू का नाम याद रखना, जैसे कि आपके सुदर्शन पटनायक जो हैं आपके उड़ीसा के पुरी तट पर सैंड आर्ट बनाते हैं, वैसे ही आपके छत्तीसगढ़ के हेमचंद साहू आरंग के हैं, तामा सिवनी में रहते हैं। ठीक है, गांव है उसका, और वहाँ पे ये सैंड आर्ट का निर्माण करते हैं। बेसिकली ये नेहा धाकड़ का जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी उसका सैंड आर्ट बना था, तो उससे रिलेटेड, तो इनका नाम याद रखना, कभी पूछ दिया खुदा ना खास्ता तो देख लेना। वाटर बरियल नाम की एक मूवी है जो बेसिकली आपके मोनपा जनजाति पर बेस्ड है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है। ठीक है, और उसको पर्यावरण संरक्षण कैटेगरी का अवार्ड मिला है, और इसके डायरेक्टर थे आपके शांतनु सेन। ठीक है, और ये बेसिकली एक उपन्यास पे बेस्ड है ये मूवी, जिसका नाम है येशेदोर थोंगची उनके राइटर है। सबा कोटा मनु ये असमिया उपन्यास है, उस पे बेस्ड है। ठीक है, आपके कौन सा, एक बार मोनपा जनजाति का देख लेना कि कहाँ पर लोकेटेड है। मेरे ख्याल से अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना। हाँ, मैं श्योर नहीं हूँ, अगर आपको पता चले तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अदरवाइज़ फिर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष बने अभी अब्दुल्ला शाहिद, जो कि बेसिकली मालदीव से बिलोंग करते हैं, और ये तुर्की के वोल्कन बोजकिर का स्थान लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला है आपका रायमोना। रायमोना बेसिकली असम का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया इसे। ठीक है, बेसिकली जो असम में अभी एक नया लेटेस्ट राष्ट्रीय उद्यान और बन चुका है, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो असम जो राष्ट्रीय उद्यान के मामले में हमारे भारत देश में तीसरे स्थान पे आता है। ठीक है, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, सेकंड स्थान पे अंडमान निकोबार है, और असम जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, नंबर ऑफ राष्ट्रीय उद्यान वहाँ पे सबसे ज़्यादा आता है उस कैटेगरी में। ठीक है, यूएनएस्कॉस एक ग्रुप है जो कि संयुक्त राष्ट्र का है। भारत को संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक परिषद मतलब यूएनएस्कॉस का सदस्य नियुक्त किया गया है 2022 से लेकर 24 तक का। इसके अलावा भारत अभी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी अस्थायी सदस्य है 2021-22 के लिए। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने E100 प्रोजेक्ट का लॉन्च किया, जो कि पुणे से किया था उन्होंने। और बेसिकली E100 क्या है, एथेनॉल के उत्पादन और वितरण पर जोर देने के लिए ये E100 प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो हाल ही में घोषणा की थी कि वो 20% पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के लिए मंजूरी देंगे, और जो कि हमने लक्ष्य रखा था 2030 तक। ठीक है, उसको कम करके 2025 तक कर दिया गया। तो मतलब 2025 तक अब भारत सरकार का टारगेट है कि वो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिक्स करेंगे, ताकि
पेट्रोल की कॉस्ट और पर्यावरण में होने वाला जो नुकसान है पेट्रोल की वजह से, पेट्रोल डीजल वगैरह की वजह से, तो वो कम किया जा सके। ठीक है, तो उसी पे से रिलेटेड है आपका E100 प्रोजेक्ट। इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं E100 प्रोजेक्ट है क्या बेसिकली, तो वो एथेनॉल के उत्पादन एवं वितरण को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है आपका डेविड डियोप, इनका नाम याद रखिएगा, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये उनका उपन्यास है। बेसिकली ये फ्रेंच राइटर है, ठीक है, और इसको इंग्लिश में अनुवाद किया है अन्ना मोस्कोवाकिस ने। ठीक है, बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो होता है वो किसी भी भाषा में लिखे हुए आपके साहित्य के लिए मिलता है, और ये सबसे बड़ा ऑनर है। ठीक है, लेकिन जो एक होता है बुकर प्राइज़ और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, इसमें डिफरेंस क्या है वो देखना। बुकर प्राइज़ केवल इंग्लिश भाषा में लिखे हुए आपके उपन्यास के लिए, उपन्यास या साहित्य के लिए मिलता है। ठीक है, जबकि आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ जो होता है वो किसी भी भाषा में लिखे हुए उपन्यास के लिए या साहित्य के लिए मिलता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो जैसे कि ये फ्रेंच में है तो उसको इंग्लिश में किसी ने ट्रांसलेट किया होगा, जिनका नाम है आपका अन्ना मोस्कोवाकिस। तो इस प्राइज़ में क्या होता है, जो भी आपका ओरिजिनल राइटर रहता है और जो उसका ट्रांसलेटर रहता है, दोनों के बीच में पुरस्कार राशि को आधी आधी बांट दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़, और जो कि दिया गया है डेविड डियोप को। ठीक है, उनके उपन्यास का नाम जरूर याद रख लेना। डॉक्टर पैट्रिक अमोथ को WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी WHO काफ़ी हाईलाइट में है कोरोना की वजह से, तो इनके जो भी आपके डेवलपमेंट होते हैं उसके थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, ऐसी अडानी ग्रुप का विरोध किया जा रहा है आपके आकाश नगर बेलाडीला के पहाड़ी में। ठीक है, क्यों विरोध किया जा रहा है वो थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वैसे तो बेलाडीला के पहाड़ी में ऑलरेडी हमारे NMDC का प्लांट है। ठीक है, वहाँ पर से हम आयरन ओर निकाल रहे हैं फिलहाल। तो इसी क्रम में वहाँ पे जो अलग अलग पहाड़ियाँ उसमें निक्षेप जो 13 है, 13वें नंबर की पहाड़ी है, वहाँ पर आदिवासी ऐसा मानते हैं कि नंदराज की जो पत्नी है, नंदराज मतलब हम लोग नंदीराज जो अपना पीक बोलते हैं बेलाडीला का। ठीक है, उस पीक को वो देवता की तरह मानते हैं, और उनकी पत्नी का वास उन लोग मानते हैं निक्षेप 13 में, जिसको अडानी ग्रुप को अलॉट किया गया है आयरन ओर निकालने के लिए। ठीक है, और ये पितोड़ रानी बेसिकली आपके प्रवीण चंद्र भंजदेव जो कि काकती डायनेस्टी के राजा थे, और जिन्होंने बस्तर का विलय हमारे छत्तीसगढ़ में करवाया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या, भारत संघ में कराया था। ठीक है, तो उनकी ये कुल देवी है, और बेसिकली आदिवासियों में बहुत ज़्यादा आराध्य देवी है, और ये जो उनका निवास जो है 13वें नंबर की पहाड़ी में माना जाता है, और उसको अडानी ग्रुप को अलॉट कर दिया गया। तो अडानी ग्रुप का विरोध हो रहा, हमको अडानी ग्रुप के विरोध से लेना देना नहीं है, हमको पितोड़ रानी के बारे में थोड़ा सा याद रखना है, और वो क्या है, और निक्षेप 13 पहाड़ी थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड याद रखना। अगर कभी ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा तो आपको थोड़ा चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा नंदराज की जो पुत्री है ईलो और पालो, ठीक है, उनका स्थान माना जाता है 11वें नंबर की पहाड़ी। इसी प्रकार 11वें और 14वें नंबर की पहाड़ी पे नंदराज का वास माना जाता है। ठीक है, तो ये उनके देवी देवताओं के अलग अलग निवास स्थान को थोड़ा बहुत आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दुर्ग के पाटन से एक न्यूज़ है। दुर्ग के पाटन के बेलौदी नामक ग्राम में वेटलैंड कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पे 500 एकड़ में बर्ड वाइल्ड सेंचुरी डेवलपमेंट करने की योजना है। ठीक है, और ये बेसिकली आपका बेलौदी ग्राम जो है वो भूपेश बघेल जी का पैतृक गांव है। ठीक है, और यहाँ पर बर्ड वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा याद रखना, बेलौदी ग्राम। ठीक है, हाल ही में मिल्खा सिंह की पत्नी का निधन हुआ जिनका नाम था निर्मल कौर। ठीक है, और ये बेसिकली पूर्व महिला भारतीय टीम की कप्तान रह चुकी है वॉलीबॉल के क्षेत्र में। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा याद रखना। और मिल्खा सिंह जी का भी निधन हो गया है, तो उनके बारे में जो फैक्ट होंगे वो हम लोग कभी और करेंगे। ठीक है, जो अगर आया तो इसमें कर लेंगे। दंतेवाड़ा के अरनपुर से जगरगुड़ा रोड में कोंडापारा से लेके कोंडा सावली ये जो जगह है वहाँ पर 10 से ज़्यादा मोड़ है।
पता नहीं CGPSC इस टाइप के क्वेश्चन क्यों करता है कि कितने मोड़ है कितने मोड़ है। केशकाल घाटी के बारे में उससे पूछा था एक बार क्वेश्चन आई गेस। तो आपको जो पेपर में अगर किस प्रकार की न्यूज़ आती है तो उसको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोंडापारा से कोंडा सावली यहाँ पे 10 से ज़्यादा मोड़ बने हैं, पूरा नक्सलाइट एरिया में ये रोड है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना G7 सम्मेलन हुआ कार्नवाल इंग्लैंड में, ठीक है। G7 विकसित देशों का एक ग्रुप है, ठीक है, और भारत इसका एक सहयोगी देश है, ठीक है। भारत को भी आमंत्रित किया जाता है G7 के कई बार मीटिंग्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये हम लोग को इसलिए याद रखना है क्योंकि इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए जो कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका OBOR के खिलाफ इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। अब ये OBOR क्या है? वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट, जो कि बेसिकली चाइना की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। चाइना बेसिकली चाहता है कि वो पुराना जो सिल्क रूट था, ठीक है, भारत और चाइना जो है वो सिल्क के बहुत बड़े उत्पादक माने जाते हैं। और पुराने समय में बेसिकली सिल्क रूट जो आपके जो था पुराना सिल्क रूट, जो कि बेसिकली माना जाता अफगानिस्तान वगैरह के रास्ते से भारत की ओर आता था और चाइना की ओर जाता था, वो सिल्क रूट को अलाइव करने के लिए उन्होंने ये प्रोजेक्ट लाया, OBOR प्रोजेक्ट, ठीक है। और भारत भी इसका विरोध करता है क्योंकि भारत के हमारे जो पाक अधिकृत कश्मीर, जिसको भारत अपना अंग मानता है, वहाँ से भी इसका रूट पास होता है, ठीक है। तो भारत इसका विरोध कर रहा है, ठीक है, और ये भारत के आगे से। इसके अलावा चाइना वन बेल्ट वन रोड के अलावा स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति भी अपना रहा है। और ये क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पल्स की, पल्स नहीं पर्ल्स, पल्स मतलब मोती, ठीक है। वो क्या है कि वो भारत को चारों तरफ से अलग अलग सेक्टर में अपने बंदरगाह डेवलप करने के लिए लोगों को ग्रांट्स दे रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका म्यांमार में उन्होंने ग्रांट दिया, और आपके श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह में, आपके जो ग्वादर बंदरगाह है आपका पाकिस्तान, उसमें वो पैसा लगा रहा है। तो बेसिकली क्या है, अगर किसी युद्ध की स्थिति में क्या होगा, वो भारत को 3 ओर से समुद्र के इलाके से भी घेर सकता है। और ये OBOR प्रोजेक्ट भी उसी का ही एक पार्ट है। भले से चाइना बोल रहा है कि उसको सिल्क रूट अलाइव करने के लिए कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका प्लान यही है कि वो भारत को युद्ध की स्थिति में घेर सकता है इसके तरह। तो भारत इसका विरोध उस वजह से भी कर रहा है, और उसके अलावा जो मेन वजह मैंने बताई वो भी है, ठीक है। तो उसके खिलाफ G7 कंट्रीज है वो प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। पहला चीज़ ये, G7 जो कंट्री है वो दुनिया भर में टीकाकरण के लिए आपका जो एक राइट है जिसको बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, मतलब जो टीके का जो फॉर्मूला है वो दुनिया के अलग अलग देशों को वितरित कर दिया जाए, ऐसा उन लोग समर्थन करते हैं, ठीक है। और भारत भी बेसिकली इसका समर्थन करता है, ठीक है। हालांकि इसमें पूरी तरीके से बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ, वो टीकाकरण के लिए आगे प्रयास कर रहे हैं, और बहुत सारे जो विकसित देश हैं वो गरीब देशों को टीका डोनेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग तो ठीक है, हमारी वैक्सीन, हमारे पास वैक्सीन आ गई है, और बाकी सारे कंट्रीज़ में तो वैक्सीन भी नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या किया जाए, तो वही सब प्लानिंग चल रही है इसकी। इसके अलावा वो जलवायु परिवर्तन के लिए राशि एवं तकनीक देने के लिए भी इसमें बात हुई है, ठीक है। तो ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स है आपके G7 सम्मेलन का। कहाँ पे हुआ था? आपके कॉर्नवाल इंग्लैंड में, ठीक है। इसके आगे की कुछ और चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आपका नया रायपुर के जंगल सफारी, नंदनवन जंगल सफारी में आपका प्रदेश का पहला मछली घर, मेरे ख्याल से इसको एक्वेरियम ही बोलते हैं, वो बनाने की अभी योजना प्रस्तावित है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछे कि भारत बोलता हूँ, छत्तीसगढ़ का पहला एक्वेरियम या फिर मछली घर कहाँ पर है आपका, तो नया रायपुर जंगल सफारी में, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के मैक्योन ने बैक स्ट्रोक तैराकी में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और जो उन्होंने टाइम लिया था है वो उसका वैल्यू है 57.45 सेकेंड, ठीक है। तो उन्होंने तैराकी पे रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इज़राइल की जो संसद है उसका नाम है नेसेट, ठीक है। और यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, वो चुनाव हार गए, और नेफ्तली बेनेट जो है वो नवनियुक्त इज़राइल के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, उसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है।
अब CGPSC एक बार आपके मालदीव या म्यांमार के राष्ट्रपति को आई गेस पूछ चुका है, तो हो सकता है वो भी पूछ दे, क्या भरोसा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रायपुर के जयप्रकाश उपाध्याय, उन्होंने 6 से 12 अगस्त तक स्टैंड अलोन फिल्म फेस्टिवल का डायरेक्शन किया है। मेरे ख्याल से ये लंदन में आयोजित हो रही थी और उसका डायरेक्शन या फिर निर्देशन इन्होंने किया। बेसिकली ये रायपुर से, इसलिए उनका नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। और ये इप्टा संस्था से जुड़े हुए थे। इप्टा क्या है? इप्टा बेसिकली मेरे ख्याल से हबीब तनवीर जो यहाँ के बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट थे, नया थिएटर और इप्टा, ठीक है, ये वो भी उन्हीं से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये इप्टा संस्था से जुड़े हुए थे, इसलिए इनका नाम भी याद रखना जरूरी है, जयप्रकाश उपाध्याय, ठीक है। विश्व बैंक ने 2021 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान 8.3% लगाया, ठीक है, और 2022 के लिए 7.5%, ठीक है। आप ये किस आधार पर लगाया वो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने लगाया तो लगाया, ठीक है। कभी कभी पूछ देता है पूर्वानुमान वगैरह भी, तो क्या कर सकते हैं। सेंट्रल अमेरिका की एक कंट्री है जिसका नाम है अल सल्वाडोर, ठीक है, और उन्होंने बिटकॉइन को वैध करेंसी देने का निश्चय किया है, ठीक है। बिटकॉइन जो बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी है जो 2009 में अस्तित्व में आई थी, ठीक है, और ये बेसिकली ओपन सोर्स प्रोटोकॉल पर आधारित एक करेंसी है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में बताता बिटकॉइन होता क्या है, लेकिन अभी अगर मैं बताना चालू करूँगा तो क्लास ख़त्म हो जाएगी क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और उसके रिलेटेड, ठीक है। तो थोड़ा सा पढ़ लेना बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में, ठीक है। महिलाओं के टीकाकरण के लिए उत्तर प्रदेश के नोएडा से पिंक बूथ की शुरुआत की गई, जिसमें केवल महिलाओं से ऑपरेटेड और महिलाओं को ही टीकाकरण किया जाएगा। और इस आधार पर उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं वहाँ पर हर ज़िले में 2 पिंक बूथ बनाने की योजना उनकी है, ठीक है। तो इसको याद रखना, पिंक बूथ क्या है, तो कुछ और मत मार देना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासंघ के जो 193 देश थे उनमें आपका सतत विकास लक्ष्य के लिए 17 सूचकांक निर्धारित किए गए थे 2015 से लेकर 2030 तक। तो उन इंडेक्स के आधार पर जो भारत की रैंकिंग आई है वो है 117वां नंबर। पहले इसकी रैंकिंग थी 115वां, ठीक है, मतलब 2 पायदान पीछे खिसक गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा है, CGPSC ने भी पूछा है और बाकी एग्जामिनेशन में पूछा है। तो इसको ध्यान रखना कि भारत 2 पायदान नीचे आ चुका है, अभी 117वें नंबर पे इसकी रैंकिंग है। भारत का स्कोर था 161.9, आपके 100 में से ये स्कोर दिया जाता है, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 168वें नंबर पर है और पर्यावरण हेल्थ कैटेगरी में 172वें नंबर पर है। तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। भारत की स्थिति आपके भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी ख़राब है, ठीक है। तो भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है वो उस कैटेगरी में भारत काफ़ी नीचे है अपने पड़ोसी राज्य देशों से। हाँ, पाकिस्तान से मेरे ख्याल से ऊपर है, कह नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको हमने देखा। अभी इसके आगे की चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए फटाफट से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है आपका UK एशियन फिल्म फेस्टिवल के 23rd एडिशन में, ठीक है, अभिनेत्री तिलोत्तमा सोम और निर्माता गौतम घोष को, निर्माता निर्देशक, ठीक है, गौतम घोष को बेसिकली फिल्म द राहगीर द वेफेयर्स के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है। इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और गौतम घोष को बेस्ट निर्देशक का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। मेरे ख्याल से ये तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आया था तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। 35th ओलंपिक जो खेल है उसकी घोषणा कर दी चुकी है और ये ब्रिस्बेन में आयोजित होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है, 2032 में, ठीक है। अभी जो वर्तमान में 32nd नंबर का जो ओलंपिक है टोक्यो में आयोजित किया जाएगा 2021 में, ठीक है। कोविड-19 की वजह से आपका 2020 में आयोजित होना था, लेकिन 1 साल डिले हो गया। इसके बाद 33rd नंबर का पेरिस में 2024 में, 34th नंबर का आपका लॉस एंजलिस अमेरिका में 2028 में और 2032 में आपका ब्रिस्बेन में आयोजित होने का ये डिसीजन लिया गया। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। एक बार पूछा था मेरे ख्याल से CGPSC अगर एग्जाम में, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट डिंको सिंह, जो कि एक बॉक्सर थे, जो कि बेसिकली मणिपुर से बिलोंग करते हैं
और उनका निधन हो गया, ठीक है, कैंसर की वजह से। तो इनका नाम याद रखना। इन्होंने बैंकॉक में आपका आयोजित एशियन गेम्स में आपका गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, और 1998 में, ठीक है। और सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया, 1998 में ही इनको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2013 में उनको पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था, ठीक है। 42 साल की एज में इनका निधन हो गया था, तो ये भी याद रखना है। देहिंग फटकाई असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 6वां रायमोना और आपका 7वां देहिंग फटकाई, इसका नाम याद रखना, ठीक है। अब असम जो है वो तीसरे नंबर का स्टेट बन गया है राष्ट्रीय उद्यान की संख्या के मामले में। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश 10 राष्ट्रीय उद्यान है, सेकंड नंबर पे अंडमान निकोबार जहाँ पे 9 राष्ट्रीय उद्यान है, और आपका आसाम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। रोबोट स्वास्थ्यकर्मी बनाया गया है हांगकांग में, जिसका नाम दिया गया है ग्रेस। बेसिकली ये वही कंपनी है हांगकांग की जिसने पहले एक सोफिया नाम की एक रोबोट बनाया था। इसी तरीके से आपने ग्रेस का भी इन्होंने निर्माण किया है, और ये बेसिकली आपके कोविड-19 से प्रभावित हुए लोगों के लिए काम करेगा, ठीक है। मतलब टेम्परेचर नापना, उन लोगों से बात करना, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेना, ये सब काम आपके रोबोट स्वास्थ्यकर्मी ग्रेस के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। खरीफ वर्ष 2021 में कम कीमत पर खाद वितरण का आपका टारगेट रखा है आपके भूपेश बघेल जी ने, ठीक है। और उन्होंने खाद की कीमतों को कम कर दिया, जिसमें DAP 1200 रुपये में, NPK 1185 रुपये में, SSP पाउडर 340, SSP दानेदार 370, जिंक SSP 355 रुपये में मिलेगा, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है SSP वगैरह क्या होता है, NPK का नाम मैंने सुन रखा है, लेकिन बाकी सब मैं नहीं जानता। लेकिन आपसे अगर एग्ज़ाम में पूछ देगा तो क्या कर सकते हैं, अगर पूछा तो आप इसमें से थोड़ा बहुत जानकारी अगर ले सकें तो लेके रखिएगा। इसके बाद पृथ्वी से 90 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक ग्रह की खोज की गई, जिसका नाम है TOI 1331b, ठीक है। 60 डिग्री इसका टेम्परेचर और हाइड्रोजन और हीलियम की इसके वायुमंडल में उपस्थित होने की संभावना बताई गई है, ठीक है। और यहाँ पे बादल के निर्माण के साक्ष्य मिले, तो मतलब इन फ्यूचर अगर हम लोग वहाँ जाना चाहें तो जा सकते हैं आपको, लेकिन इसका नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में जो एक जीवाश्म मिला था डायनासोर का 2009 में, उसका अध्ययन करके बताया गया कि उस डायनासोर की जो हाइट थी और उसका आकार था वो सबसे बड़ा था, तो और उन्होंने उसका नाम दिया है टाइटानोसॉर, ठीक है। ये अभी तक जितने भी डायनासोर के अवशेष खोजे गए हैं उनमें सबसे बड़ा डायनासोर यही है, ठीक है। और ये अध्ययन के द्वारा उन्होंने पुष्टि की है इस बात की, तो इसका नाम जरूर याद रख लेना, ठीक है। इसके आगे की थोड़ी चीज़ें हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए फटाफट से कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले है आपका दंतेवाड़ा के, तो चलिए फटाफट से कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है आपका दंतेवाड़ा में ब्लैक राइस की खेती प्रारंभ की गई है। थोड़ा बहुत जानकारी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक राइस क्या होता है, इससे रिलेटेड जो आर्टिकल आया था उससे रिलेटेड मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अरपा नदी के किनारे में आपका पाषाणकालीन मानव के साक्ष्य मिले, और इस साक्ष्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं डॉक्टर विनय तिवारी, ठीक है। उनके अनुसार ये जो साक्ष्य मिले हैं वो 15,000 साल पुराने हैं। बेसिकली यहाँ पे पाषाणकालीन मानव के औजार वगैरह प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इसको। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार प्रदेश में 77.09 लोगों को मनरेगा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्रों में 79% लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है, जो कि राष्ट्रीय औसत से पीछे है। मतलब ग्रामीण राष्ट्रीय औसत 85% है, ठीक है। इसका मतलब ग्रामीण क्षेत्र में उतनी अवेयरनेस ना होने के कारण रोजगार कम लोगों को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आई है वो तमिलनाडु के एक छात्र की न्यूज़ आई है, जिसका नाम है रियासुद्दीन शमसुद्दीन, ठीक है। और उसने सबसे छोटा और हल्का सैटेलाइट का निर्माण किया, ठीक है, और जिसको नासा लॉन्च करेगा, ठीक है। और इसकी एज मात्र 18 साल है, ठीक है। तो उसने डिज़ाइन किया ये। अब क्या होता है क्या नहीं होता है उसके बारे में बाद में पता चलेगा, लेकिन ये हमारे लिए करंट अफेयर है, इसको ध्यान रखना। इसका नाम भारत के वीनू मांकड़ को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, ठीक है। तो अभी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसी के समय में इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है।
फ्रेंच ओपन 2021, जो कि फ्रेंच ओपन जो होता है वो साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। पहला ग्रैंड स्लैम आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है आपका विंबलडन और उसके बाद अमेरिकन ओपन। ठीक है, सभी के आपके पुरुष में कौन जीता, महिला में कौन जीता, इतना याद रखना है। और अगर किसी भारतीय ने कोई उपलब्धि हासिल की तो उसको भी याद रखना है। ठीक है, पुरुष एकल में आपके नोवाक जोकोविक ने अपना 19th नंबर का ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, और ये भी याद रखना कि नोवाक जोकोविक जो हो गए वो 19 नंबर मतलब वर्ल्ड के तीसरे नंबर के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विनर में शामिल है। ठीक है, और ये करंट प्लेयर में रॉजर फेडरर और राफेल नडाल दोनों के 2020 ग्रैंड स्लैम है और नोवाक जोकोविक के 19 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार महिला एकल में बारबोरा क्रेजिकोवा, ठीक है, इन्होंने भी अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम जीता है। ठीक है, और ये महिला एकल की विनर है इस बार के फ्रेंच ओपन की। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने मेरे ख्याल से मिक्स नहीं वुमेंस डबल में मेरे ख्याल से इन्होंने खिताब और जीता है। ठीक है, देख लेना एक बार, वेरीफाई कर लेना इस चीज़ को। बाकी एकल तो कन्फर्म है इन्होंने जीता है। ठीक है, बस्तर के कोंटा के बस्तर मतलब अब कोंटा तो आपका सुकमा में आता है, बस्तर आपके संभाग में होगा। दोरनापाल के इलाके में नागवंशी एवं चालुक्य के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कई सारी मूर्तियां वगैरह मिली है, तो उसको भी ध्यान रख लेना एक बार। ठीक है, तो इतनी सारी फैक्ट वाली चीज़ें हो गई और ये था 7 से आपका 14 तारीख का करंट अफेयर और उसमें भी इतना सारा कलेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये निर्णय किया है कि मैं आज एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको 1 तारीख के करंट अफेयर बताऊंगा। ठीक है, मतलब जैसे कि 2 तारीख को, आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख को आपको 1 जुलाई का करंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, ऐसे 3 तारीख को आपका 2 तारीख का मिलेगा। ठीक है, ये कंटेंट जो होगा मैं आपको रेगुलरली बनाऊंगा 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको आप देखिए। उस पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और छत्तीसगढ़ तीनों की चीज़ें शामिल होगी। उससे मेरा वर्कलोड थोड़ा कम होगा क्योंकि मैं एक साथ इतनी सारी चीज़ें लिख के आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन जा रही है। ठीक है, तो मैं आपको रेगुलर आपको जो वीडियो देता था उसके साथ साथ आपको करंट अफेयर का भी एक वीडियो डेली प्रदान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए आपका एक काम है जो आपको करना है और जो मैं हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करने के साथ। इसके अलावा इस वीडियो को कंपलसरी शेयर करिए उन लोगों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर मैं मंडी निरीक्षक, ACF, CGPSC और CG व्यापम से जुड़े हुए बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करें, उनको जरूर शेयर करिए। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट करिए, उसमें मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप से जुड़िए। कम्युनिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी हम लोग एक दूसरे की ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।